क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स में एक बड़े खास जो ग्रुप है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। अगर आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं किन बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। पहली चीज ये समझिए कि आपका पैशन है, आपकी ये चॉइस है, आप हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपका चॉइस का कैरियर है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेडिसिन में कैरियर आपको बिल्कुल पक्के तौर पे पता है कि आपने जिंदगी में क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि इवन आफ्टर अपियरिंग इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम, आपको पता है इसके लिए नीट यूजी एंट्रेंस को आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, करीब प्रॉब्लम ये है कि 2 मिलियन 20 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और करीब अगर मैं गवर्नमेंट सेटअप की बात करूं तो 40 से 42,000 45,000 इतनी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। सो ये नंबर होगा रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो ये नंबर है। प्रॉब्लम ये है कि दिस कंपटीशन इज टफ। ये एग्जाम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट जरूर है नीट यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो इसमें बहुत ऊंची कट ऑफ जाती है। द कट ऑफ इज वेरी हाई और ये कट ऑफ डिसाइड होती है अच्छे परफॉर्मेंस से तीनों सब्जेक्ट्स में। मतलब फिजिक्स में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, बायो में भी बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। अब केवल एक आध सब्जेक्ट अच्छा होने से काम नहीं चलता। टिपिकल सिनेरियो में ऑल इंडिया कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो एक ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज में सीट्स आपको चाहिए तो सेफ स्कोर करीब 620 625 होगा। सो 620 625 अगर सेफ स्कोर है तो देखिए जब तक आपके बायोलॉजी में 340 नंबर नहीं आ रहे हैं तब तक आप देखिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 140 स्कोर किया, केमिस्ट्री में आपने 140 स्कोर किया तो ये और ये मिलाकर के 480 हो गए, तो आपको अभी भी 145 फिजिक्स में स्कोर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में 150 स्कोर किया तो आपको 135 स्कोर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में 160 स्कोर किया तो आपको 125 स्कोर करना पड़ेगा। और फिजिक्स बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है। सो मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिकल एस्पिरेंट है वो फिजिक्स की वजह से रह जाता है। सो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा होगा कि आपकी बायो बहुत अच्छी है, हो सकता है 340 नंबर के लायक ना हो, पर हो सकता है आपके 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। केमिस्ट्री भी आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं। प्रॉब्लम किस में आ रही है? केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और आपने 12th में भी पेपर दिया, एक बार ड्रॉप भी करके पेपर दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह से आप इस कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब चक्कर ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैशन गलत है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते किसी एक सब्जेक्ट की वजह से। ऐसा नहीं है। कई बारी कैलकुलेटिव जो पार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं खूब सारा, कई बार टेम्परामेंट नहीं है, उस तरह का टेम्परामेंट डेवलप नहीं है। आप बायोलॉजी को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा लगती है। यूनिट 5 है क्लास 11th में, आप उसको फॉलो भी करते हैं, आपको कंसेप्ट्स भी आते हैं, आपके टीचर भी आपसे कहते हैं कि आपके अंदर एक पर्टिकुलर ज़ील है, आप मेडिसिन के लायक हैं, बार बार आपसे कहते हैं कि बेटा थोड़ा फिजिक्स में ध्यान दे दो, और आप खूब मेहनत कर रहे हैं। सो आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कहा कि मेहनत करिए, आप खूब मेहनत कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स भी कह रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं, हर एक जना कह रहा है आप कर सकते हैं, और आप एक्चुअली बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट समहाउ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बात अटक जा रही है और आप ये नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे। इसलिए आप अपनी कंट्री में आप एक बहुत बढ़िया जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको सीट नहीं मिल रही है।
तो फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये डिसाइड नहीं होता कि आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये चीजें इससे डिसाइड नहीं होती। अभी भी आपका पैशन ठीक है, मान लीजिए आप अभी भी चाहते हैं कि आपको मेडिसिन ही परस्यू करना है, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? सो वो ऑप्शन आपके पास दो हो सकते हैं। सो दो ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि आप एक तो इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए। सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चले जा सकते हैं जो लोग गवर्नमेंट की सीट नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं पहले से ही बता दूं, हर एक मेडिकल एस्पिरेंट का जो पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स में गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए ट्राई करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, इन जनरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं प्राइवेट से, लेकिन कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक्चुअली कई सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी अच्छे हैं। तो यहां मैं एकेडमिक की जगह यहां मैं एक बात फाइनेंस की भी कर रहा हूं। सो फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सीट्स हैं बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत हेवीली सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। एंड ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीगेसी है, कुछ कॉलेजेस 100 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, इस तरह के भी कॉलेजेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त इनका एक पेडिग्री है, और इसकी वजह से दे आर रेपुटेड। एम्स जैसे कॉलेजेस हैं, एम्स में आप जानते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आता है, एएफएमसी आता है, दिल्ली का मौलाना आजाद कॉलेज आता है, स्टैनली मेडिकल कॉलेज आता है, इसके अलावा ग्रैंड्स मेडिकल कॉलेज आता है, तिरुवनंतपुरम का जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत अच्छा है, जिप्पर पौंडीचेरी आप जानते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में आप जानते हैं, एसएमएस जयपुर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो आप समझ सकते हैं बहुत रेपुटेड कॉलेजेस हैं, और इनमें पढ़ना अपने आप में एक गर्व की बात होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो मैंने आपको बताया वो फाइनेंशियल है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएं तो केएमसी मणिपाल है, बहुत शानदार कॉलेज है, इसी तरह से रमैया मेडिकल कॉलेज है, सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज है। मैं किसी के लिए रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं देयर आर सम वेरी गुड मेडिकल कॉलेजेस इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल। अब इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप अगर मान लीजिए अब्रॉड जा सकते हैं, सो आप अब्रॉड से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ये आपके पास एक और तरीका है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस है। सो फाइनेंस है, इसका मतलब दे आर कॉस्टली, इनमें से हर एक बहुत कॉस्टली है, ये प्रॉब्लम है। अब्रॉड में भी दो तरह के आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जांपल यूएस है, यूके है, फॉर एग्जांपल कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये वो है जहां पर बहुत रेपुटेड कोर्सेज चलते हैं, और वहां से आने के बाद में आपको एफएमजीई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन दे आर एक्चुअली मोर कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इससे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और इनमें एडमिशन भी इतना आसान नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, बाकी जगह है जहां पर अफोर्डेबिलिटी इज देयर, जहां पर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब्रॉड में एक प्रॉब्लम यह है कि जब आप वापस आएंगे तो आपको एक एग्जाम देना होगा, उसे आप कहेंगे एफएमजीई कहेंगे। बाद में जब सबके लिए नीट या एग्जिट एग्जाम हो जाएगा तो सबको एक ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। खैर, मेरा मतलब ये है कि ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। किसी और दिन बात करेंगे कि इसके बारे में क्या चाहिए। अब यहां पर आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना नीट क्वालिफिकेशन के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। सो आपको नीट को क्या करना है बेटे, क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफिकेशन इज मस्ट। सो ये बात समझ लीजिए कि बिना नीट एग्जाम को क्वालिफाई किए किसी भी तरह के कैरियर में घुसना इंडिया में ना तो पॉसिबल है ना डिजायरेबल है। बिना नीट क्वालिफाई कुछ भी करे, बिना नीट क्वालिफाई करे, बिना किसी भी चीज को परस्यू मत कीजिए। नीट क्वालिफाई करना बहुत आसान है,
सो घुमा फिरा करके बात अब ये आ गई कि इस वीडियो में हम इन सबसेट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। अपना पूरा एफर्ट उन्होंने किया, मैक्सिमम एफर्ट किया, दे वांट, उनका पैशन है, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, दे आर हार्ड वर्किंग एंड they want to pursue medicine, and therefore they are going for the private as well as they are thinking about the abroad option. And the basic idea is that they want to pursue this thing, the MBBS, and इसके लिए वो ये चाहते हैं कि नीट क्वालिफिकेशन का कोई तरीका उनके पास होना चाहिए। I hope this is now absolutely clear. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। नीट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है, दिस इज द 50th परसेंटाइल स्कोर। सो ये परसेंटाइल की बात है। इसका मतलब मान लीजिए 20 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो 10 लाख जो रैंक है वो कितने मार्क्स पर है। ये करीब करीब मोटे तौर पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50th परसेंटाइल का मतलब यही है। अब इस 50th परसेंटाइल में एक चीज आप देखिए कि करीब 175 आउट ऑफ 720, ये स्कोर बिल्कुल सेफ है। किसी भी टाइम, जैसा मैंने आपसे वहां कहा कि 625 720 में से बिल्कुल सेफ है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 175 जो है वो हमेशा सेफ रहेगा। अब आप अंतर देखिए नीट में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन में और क्वालिफिकेशन में। ये आपने क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप ये चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप परस्यू कर रहे हैं, कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और उन्हें अब ये मौका मिला है एज लिमिट वगैरह की वजह से कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, और इसलिए उनके पास थोड़ा सा पैसा है, अपना पुराना पैशन उनको याद आ रहा है और वो दोबारा काम करना चाहते हैं। तब आपको ये समझ में आया कि आप सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आप नीट क्वालिफाई करें। अब जब नीट क्वालिफिकेशन की बात आ गई तो मैं ये मैजिकल फिगर यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये जो क्वालिफिकेशन नंबर है ये 175 है आउट ऑफ 720। इस नंबर को स्कोर करने के लिए आपका एक्शन प्लान, आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, उसके बाद मैं एक्शन प्लान की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रैटेजी में हमेशा, देखिए बेटे, हमेशा किसी भी काम को आप करना शुरू करें, पहली स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए, उस चीज को ढूंढ के निकालिए जो सबसे इंपैक्टफुल है। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 1। सबसे पहली चीज ये है कि आप इंपैक्टफुल, किसी भी जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है उसको ढूंढ के निकालिए। इंपैक्टफुल का मतलब ये है जिसको करने से सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता है। वो कौन सी चीज है जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट हासिल होगा। तो आपको मैं इसलिए यहां पर ये कह रहा हूं कि इसका मतलब आपके लिए है कि आप उस सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालिए, ये वो सब्जेक्ट है जिसे आप ढूंढ के निकाल रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप इसी सब्जेक्ट से तय है कि ये वाले मार्क्स को क्वालिफाई कर देंगे, ये क्वालिफिकेशन मार्क्स आप इसी सब्जेक्ट से निकाल देंगे। और जैसे ही मैंने 175 लिखा तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज ये जो टेस्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में आपको अब ये और समझ में आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा कैसे बढ़ गई। इस तरह के बच्चों के लिए आप बायो से इतने नंबर ला सकते हैं, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप फिजिक्स मत पढ़िए, आप केमिस्ट्री मत पढ़िए। मैंने आपसे ये कहा कि आपका 80% टाइम स्टडी का, सो आप 80-20 परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब वो 20% कौन से काम है जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। इस तरह से आप पहचानते हैं इंपैक्टफुल चीज ये है कि वो 20% काम कौन सा है जिससे 80% रिजल्ट निकलता है। ये आपने ढूंढ के निकाला कि ये मेरे लिए बायोलॉजी है, इसमें मैं 175 में से करीब करीब सारे मार्क्स जो है वो इसी से कर लूंगा। इसीलिए मैं अपना 80% टाइम इस चीज में दूंगा, 20% टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दूंगा।
वो चीज जो कि मुझे परेशान कर रही है उसको मैं अपने कैरियर के रास्ते में आने नहीं देना चाहता। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालिए। जब आपने ये सब्जेक्ट ढूंढ के निकाल लिया तो अब आपको ये पता चला कि मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है। आप कहीं और कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ और बीएससी कर रहे हैं, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीडीएस कर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा है बहुत से लोग बाद में कंप्लीट बीडीएस करने के बाद भी काफी टाइम से टच में नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी चाहते हैं कि एक बार फिर इसको किया जाए। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास 12th में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों थी, उन्होंने इंजीनियरिंग करी और उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने फिर जो है मेडिसिन की तरफ गए। उनको बाद में पता चला कि उस चीज में वो अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम वापस मेडिसिन की तरफ जाते हैं। इस तरह की चीजें काफी लोगों को मैंने करते हुए देखा है। मैंने देखा है लोगों को 6-6, 7-7 साल बाद भी चीजों यहाँ पर आकर के अपने पैशन को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नीट क्वालिफाई करके और उसके बाद में एमबीबीएस करके और उसके बाद बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है। इसके अलावा हमने ऐसे भी देखा है कि जिन लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी अच्छे से की है वो 4-4, 5-5 साल बाद भी एम्स जैसी जगहों पर पहुंचे। जरूरी नहीं है एम्स दिल्ली, आप जानते हैं बहुत सारे एम्स हैं, उन्होंने दिल्ली में भी सिलेक्शन लिया है, बड़े अच्छे उनके बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। ये सब एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पर जाएंगे, आपको ऐसी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने को मिलेंगी। सो जिंदगी को देखने का नजरिया जो पॉजिटिव नजरिया होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री होने नहीं दे रहा है, करना मेडिकल ही है, जॉब कर रहे हैं, टाइम की लिमिटेशन है, कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, ब्रॉड जा सकते हैं, हो सकता है काफी पैसे खर्च कर सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, बाकी चीजें करके देख ली, मन इसी में लग रहा है। अब नीट कैसे क्वालिफाई करें? तो सबसे पहले तो ये ढूंढ के निकाल लिया कि ये जो मैजिकल नंबर है, इस मैजिकल नंबर के लिए इंपैक्टफुल सब्जेक्ट ढूंढ के निकाल दिया। करीब करीब सभी के लिए ये नंबर बायोलॉजी आया होगा। आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये कहा कि मेरे पास ये बायोलॉजी है, अब मैं जब स्ट्रेटजी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं तो मुझे इस बायोलॉजी में सबसे पहले ये समझ में आया कि पेपर आता कहां से है। तो पहली चीज ये है कि पेपर आता कहां से। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं, आपके सामने इसको बिल्कुल सही दृष्टिकोण से रख रहा हूं, ताकि आपके सामने के जो बादल हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट से वो हट जाए, आपको पिक्चर क्लियर हो और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करें। तो मैंने ये कहा कि बायोलॉजी केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है, बायोलॉजी केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये बुक हम क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी है, आपका स्टडी मटेरियल ये रहा, ये आपका स्टडी मटेरियल है, ये आपने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक और चीज दिमाग में आती है, वो ये है कि मैं जो है वो कोचिंग कैसे करूं, कोचिंग कहां से करूं। सो कोचिंग में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन आपके पास ऑफलाइन है, एक ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन है। सो देखिए, ये बड़ी बहस है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ये करता है कि अगर आप काफी मोटिवेटेड हैं, आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन आप अपने आप को डिसिप्लिन करके जो काम है वो उसको कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग से भी सिलेक्शंस होते हैं। बल्कि कई बारी मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ऑनलाइन का बहुत बढ़िया फायदा उठाते हैं। रात को 10 बजे एक रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने देखा, जब वो वापस आए अपने काम से फ्री हुआ, उस टाइम पर उन्होंने वीडियो देखा, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा, उसको बहुत ढंग से किया। इस तरह के से भी ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है, रोक रोक के देख सकते हैं, वीडियो के साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आपका मन करता है आप 10 बार देख सकते हैं।
आप ये बहुत सारा काम किया जा सकता है और बहुत ज्यादा डाउट्स आपको बायोलॉजी में पढ़ने के बाद में और ऑनलाइन लेक्चर करने के बाद में बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे। ऑनलाइन में जो एक प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डाउट के सेशन की एक डाउट्स के लिए हो सकती है। इसीलिए जब आप चूज करें तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म चूज कीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जो कि आपके हिसाब से टेलर मेड है। और प्लीज प्लीज केवल एक करिए, ओनली वन, सो डू ओनली वन। एक और प्रॉब्लम है बेटे, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, जरूरत से ज्यादा चीजें अवेलेबल है। आपको बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको आप फॉलो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने देखा है बच्चों को इस सेशन से निकले उस सेशन में गए, उससे निकले इसमें गए, और उन्होंने खूब दुनिया भर का काम करना शुरू किया, अपने नोट्स बनाए नहीं, किसी को भी पूरा नहीं किया, कुछ काम यहाँ से किया कुछ काम वहां से किया, इसको आधा छोड़ दिया उसको पौना छोड़ दिया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और गाड़ी कहाँ गई, कहीं नहीं पहुंची, जाना कहाँ है पता नहीं, पहुंचे कहाँ कहीं नहीं, इस तरह का झंझट हो गया। उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, दोनों इक्वली। बहुत आपकी आपकी इच्छा है, इसमें मेरा कोई भी कमेंट नहीं है। मैंने आपको केवल ऑनलाइन के बारे में इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से हो नहीं सकता। अगर आप मोटिवेटेड है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत एग्जांपल्स है हमारे पास में इस चीज के। तो हमने कहा ऑफलाइन या ऑनलाइन आपने चूज करना है, लेकिन यहां पर मैंने ये लिख दिया कि केवल एक चूज कर लीजिए, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। इसके अलावा देखिए बड़े ध्यान से, इसके बाद में जब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद में आपको एक और चीज देखनी है कि मेरी टेस्टिंग कैसे होगी। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपने एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक कोई क्वेश्चन बैंक, कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिस बुक को आप परचेज करें। ये भी केवल एक चाहिए। इसीलिए हमने ये कहा कि यहां पर जो आपका सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी में। सबसे पहले कुछ देर लगा करके इन जो बेस्ट चीज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपना फिर 100% दीजिए। जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब से एनटीए पेपर करा रहा है, अभी नहीं कोई भी कराए पेपर, एनसीईआरटी से ही करीब करीब सारा पेपर आता है। इतना पेपर एनसीईआरटी से जरूर आता है जिसमें 175, 250, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम बायोलॉजी में टारगेट 300 प्लस से ऊपर कर रहे हैं, 300 से ऊपर कर रहे हैं। आपने एमसीक्यू की एक प्रैक्टिस बुक ले ली, आपने कहा कि ये क्वेश्चन बैंक है लेकिन मैं एक ही में करूंगा, और आपने एक टेस्टिंग करना शुरू किया। सो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट में आपका रिकॉल होता है, यहां से आपका रिवाइज होता है। सो ये रिवाइज हुआ और यहां पर क्या हुआ बेटे, रिकॉल हुआ, और रिवाइज और रिकॉल से मेमोरी बनती है। आपने क्लास में जो पढ़ा है घर जाके उसको रिवाइज किया, कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपने सही आंसर लगा दिया, इसका मतलब अब ये आपकी मेमोरी का पार्ट है, ये आपकी याददाश्त का हिस्सा बन चुका है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में मेमोरी बनती है। सो मुझे उम्मीद है आपको अब ये सारे के सारे जो चारों पिलर्स हैं ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गए। इस टेस्ट के साथ में मैं ये चाहूंगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज जो आप लें वो इस तरह की टेस्ट हो जिसमें आपका जो डाउट्स है वो बेसिकली कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आपके डाउट्स क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि बायोलॉजी में ये काम करने की जरूरत है, एनसीईआरटी पढ़िए, कोचिंग कर अगर आप करना चाहते हैं। क्या बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है? आंसर है हाँ। आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन को आप ऑनलाइन की तरफ जाइए, पिक एंड चूज कीजिए। आपने ये देखा हुआ है कि ये वाले टॉपिक्स मेरे पास ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अभी उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये काम बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है, मतलब फुल टाइम कोचिंग के बिना किया जा सकता है। थोड़ी बहुत हेल्प आपको जरूर चाहिएगी उस वाले टॉपिक्स में जो आपके अच्छे नहीं हैं। तो आपने क्या
किया कि आपने थोड़ा बहुत ऑनलाइन उसको फॉलो कर लिया। किताब ले लीजिए, उस किताब में खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इनसे पता चलता है कि इन एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ट्रेंड पता चलता है। ये मोटे तौर पे आपके सामने मैंने ये लिखा, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक डिफरेंट कलर में ले लिया, और अब आप सबसे पहले स्टेप में इसको डिसाइड करेंगे कि आपने करना क्या है। अब चलिए एक एक काम करते हैं। मान लीजिए एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट एनसीईआरटी बुक। सो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले एक काम ये करिए कि कुछ चैप्टर जो हैं, जो 5 स्टार हैं, उनको आप सेपरेट कर लीजिए। सो देखिए, मैं आज आपको पूरी एक्शन प्लान दे रहा हूं। बच्चे कहते हैं सर लोग ज्ञान बहुत देते हैं, क्या ये आसान है? मैं आपसे कह रहा हूं करा जा सकता है, हर एक चीज पॉसिबल है। पर मुझे ये बताइए कि आप बेटे इसमें जो हवन हो रहा है उसमें आहुति कितनी देने को तैयार है? क्या आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं? आपके रास्ते को बहुत ज्यादा आसान करने के लिए हम लोग खड़े हैं, लेकिन बेटे कैरियर आपका है, चलना आपको है। आपको हम मदद कर सकते हैं, आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकते। और सुनिए बड़े ध्यान से, आपको हर वो चीज प्रोवाइड की जा सकती है जिस पर आप मेहनत करें तो आपको सफलता मिलने की काफी बढ़िया क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। इस चीज को करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखिए। मेरा कैरियर है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ही इस काम को करूंगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो हमने कहा 5 स्टार कौन से हैं। अब मेन चीज आती है, बच्चा मेरे से पूछेगा सर 5 स्टार का मतलब क्या? तो मैंने 11th करा, मैंने 12th करा, 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर है। देखिए बेटे, अभी मैंने नंबर कितना लिखा है, 32 में 38 नहीं लिख रहा हूं। रिड्यूस सिलेबस की बात कीजिए, बिल्कुल नई एनसीईआरटी की, इसके बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने ये कहा कि कितने चैप्टर्स हैं? 32 चैप्टर्स हैं। इसमें मान लीजिए 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको ये लगता है कि इनका एग्जाम अगर कल भी हो जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बड़ी आसानी से इसमें दे सकता हूं। हो सकता है ये नंबर 5 हो सकता है ये नंबर 2 हो सकता है ये नंबर 0 हो सकता है ये नंबर 15 हो, लेकिन टॉपिक और सब टॉपिक निकाल के घंटा 2 घंटा इसमें लगाइए, अपनी किताब को पलटिए और इन टॉपिक्स को हटा दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप बार बार इन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो 8-10 टॉपिक हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, फिर इन्हीं को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये ऑलरेडी आपको आता है। इनको क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें मजा आता है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है। तो आप घूम फिर करके दोबारा इन्हीं टॉपिक्स में उलझे रह जाते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहां पर आपको एक इनर्शिया लग गया है। इनर्शिया से नुकसान ये हो रहा है कि अब ये आपकी ग्रोथ को रोकेगा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इससे आपको छुटकारा पाना होगा, और आप इन टॉपिक्स के बारे में ये कहेंगे कि ये जो मेरे 5 स्टार टॉपिक हैं, इनका मैं एक टेस्ट दूंगा और चेक कर लूंगा, गलतफहमी में नहीं रहूंगा, चेक कर लूंगा कि ये वाकई में मेरे 5 स्टार हैं। तो आपने किसी का भी टेस्ट दिया, आपके 90% नंबर आ गए, उसमें आपको मैं ये मान गया कि आपका ये टॉपिक वाकई में क्या है बेटे, 5 स्टार है। आप इनको में अब टाइम मत लगाइए। आपने टाइम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी स्टूडेंट के ये 10 टॉपिक क्या है, 5 स्टार है, चलिए 10 से भी ऐसा करते हैं, 6 कर देते हैं, 5 स्टार है। तो अब हमें पता चल गया कि एक्चुअली जो काम है वो 26 चैप्टर का है। सो ये चीज बहुत जरूरी है। शुरू करने से पहले जो टारगेट आपको दिखाई नहीं देता, आप उसे हिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट है क्या, आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देना चाहिए, आपको सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। आप कहीं किसी एंजाइटी में अनरियलिस्टिक चीज को, जो कि रियलिटी नहीं है, उसको तो रिएक्ट नहीं कर रहे। अब आपके सामने रियलिटी आनी शुरू हो गई है। अब आप एक काम कीजिए, इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दोनों किताबों में मिलाकर के करीब 500 पेजेस हैं, उसमें से आपने ये कहा
कि सर 100 पेजेस मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला कि मेरे पेजेस कितने हैं बेटे, 400 पेजेस है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 4 पेज पर आवर पढ़ सकते हैं। दिमाग लगाइए, 4 पन्ने आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 घंटे 100 आवर्स एक बार एनसीईआरटी पढ़ने में लगा दिया। अपना लगाइए टाइम। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं खाली एक वो मैराथन लाइव सेशन होता है, आधे घंटे में ये, पौने घंटे में ये, 8 घंटे में ये, 6 घंटे में ये। उनका फायदा तब होता है बेटे जब आपने खुद पढ़ा हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। उस टाइम पर जब आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बड़ा अच्छा लगता है कि 8 घंटे में हो जाएगा, 8 घंटे में ये हो जाएगा, 10 घंटे में ये हो जाएगा, एक सिंगल शॉट, ये शॉट, मतलब पता नहीं कौन कौन से शॉट, उससे जो है क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उनका फायदा तब होता है जब आपने पढ़ा हुआ है और आपके सामने किसी ने एक सिंगल शॉट में बोल दिया और आपको चीजें रिवाइज और रिकॉल हो गई। सो इस चीज को हम करेक्ट पर्सपेक्टिव में रख लेते हैं। उनका बहुत फायदा होता है उन सेशंस का। लेकिन केवल अगर आपको यह लग रहा है कि केवल एक ही बार पढ़ के आप एग्जाम में जाके चले जाएंगे, तो एक बार तो किसी का फोन नंबर भी याद नहीं होता। कोई आदमी जब आपको अपना फोन नंबर देता है तो आप उसी टाइम मिला लेंगे, 2 दिन बाद आपको फोन नंबर याद नहीं आएगा। अब अनलेस एंड अनटिल आपने घर जाकर के 2-3 बार उस फोन को मिलाया है, कहीं लिख लिया है, आपने रिवाइज और क्या किया है, रिकॉल किया है, फिर आपको बार बार वो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को समझिए। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो कुछ ना कुछ कर चुके हैं। ये रिवाइज और रिकॉल के लिए जरूरी है। ये वो काम है जो आपको कर देना चाहिए। अब ये 100 घंटे का मतलब समझ लीजिए। 100 घंटे का मतलब ये हुआ कि आपने मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि 2 घंटे दिन के दे दिए। इतने तो दे सकते हैं आप, 2 घंटे दिन के दे सकते हैं, तो ये 50 दिन में ये काम हो गया। सो 50 डेज में ये आपका काम हो गया। इसका मतलब ये है ये लेस देन 2 मंथ्स। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो काफी टाइम बचा हुआ है बेटे नीट एंट्रेंस एग्जाम में। मुझे बताइए कि ये काम क्यों नहीं हो सकता? ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्या आप अपने पैशन के लिए रोज के 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते? तो आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये केवल 4 पेज पढ़ने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि साथ में एक नोटबुक रखिए, साथ में एक नोटबुक रखिए और हर पैराग्राफ के बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है, ऐसा फैक्ट नहीं जो आपको आता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज आपको आता है, मत लिखिए। उसके अलावा जो भी कोई फैक्ट दिखाई दे रहा है वो उसी टाइम अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। सो जिस टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपकी साथ में ही आपकी कॉपी और पेन पढ़ा है, आपने कहा इसमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन 2 पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि अगली बार अब आपने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपने अपने हाथ से लिखी हुई इस कॉपी को पढ़ना है और इसमें फिर पूरी चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी तो 500 पन्ने की है, आपके नोट्स 1500 पन्ने के हैं। मेरा मतलब ये है इसमें केवल उन चीजों को लिखिए जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं थे, आपको आता नहीं था, उस काम को करिए। खास तौर पे फैक्ट्स लिखिए, फैक्ट्स लिखिए। फैक्ट्स हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, फैक्ट्स हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा बिल्कुल हम लोग फैक्ट शीट प्रोवाइड करेंगे, इसको भी आपको काम को आसान कर देंगे। लेकिन हम लोग भी अगर फैक्ट शीट बेटे प्रोवाइड करते हैं तो केवल एक बार ही मत पढ़िएगा, उसको कई बार आपको पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। व्हेन द इंफॉर्मेशन गोज थ्रू द साइनैप्स अगेन एंड अगेन, द साइनैप्स बिकम्स फैसिलिटेटेड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोरी। सो ये वो स्टेप है जो मैंने आपसे कहा कि इस तरह से आपको एनसीईआरटी में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो इंपैक्टफुल एक्टिविटी है। अगर आपने ये 32 चैप्टर में ये काम कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात तय है बेटे, ये बात तय है कि आपके बेटे क्वालिफिकेशन से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बायो में 300 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये सारा काम किया जाए तो तब ये आसानी से लाए जा सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में किसी ने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कोई चीज आपकी समझ नहीं आई, ये वो सेलेक्टिव वीडियो है जो आपको ऑनलाइन में जाकर के देखना चाहिए।
फिर पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि मान लीजिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपको फीडबैक मिला एनसीईआरटी से। एग्जांपल ले लेता हूं, आपको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन समझ में नहीं आया है, आपने ये कहा कि मैं जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बात करूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर मैं केवल इसका वीडियो देखूंगा क्योंकि बाकी सबके लिए मैं टेस्ट करूंगा। मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुझे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसका वीडियो देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में मैंने इसके भी थोड़े बहुत क्या बना लिए, नोट्स बना लिए और इतना ही पार्ट एनसीईआरटी का दोबारा से रिवाइज कर दिया। तो बड़े ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये स्टेप बहुत ज्यादा है, बहुत आसान काम है, केवल उतना काम आपने करना है। बायोलॉजी में लेट अस से कि आपको लेट अस से कि मान लीजिए 100 आवर्स के वीडियो आपको देखने पड़ गए, आपको 100 आवर्स के वीडियो देखने पड़ गए और आपने रोज का 1 घंटा दिया, तो बड़े ध्यान से देखिए आपके 100 डेज हो गए और करीब करीब आपने ये 3 महीने में ये काम भी कर दिया। सो बड़े ध्यान से समझिए, ये केवल 3 महीने में अब से लेकर के आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, अब आप एग्जाम रेडी है। उसके बाद में आपने अपना एमसीक्यू करना शुरू किया, एमसीक्यू आपने बुक से करना शुरू किया, इसको टाइम बाउंड कीजिए और फाइनली कुछ आपने क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं। और ये टेस्ट सीरीज में हर हालत में किसी भी कीमत पर आपको टेस्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही टेस्ट है। ये टेस्ट आपको बताता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। ये टेस्ट ही आपको बताएगा कि वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। टेस्ट में जो चीज बार बार गलत हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आप टेस्ट सीरीज कीजिए। आपने इस टेस्ट सीरीज को आपने किया और इस टेस्ट सीरीज में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन हर बार ठीक होते हैं, कुछ भी बेटे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादातर बार ठीक होते हैं, एक बार पढ़ लिया बेटे कहानी खत्म करी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं। ये वो इंपैक्टफुल हैं जिनका नोट्स आपके रजिस्टर में, आपके जर्नल में आना चाहिए, ताकि आप एग्जाम से पहले सारी किताबें दोबारा ना खोलें और केवल बहुत प्रिसाइज। नहीं तो एग्जाम से पहले प्रॉब्लम क्या होती है, केओस क्रिएट होता है, ऐसा लगता है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। टेस्ट देने से पहले मन करता है कि टेस्ट कहीं और हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने इस तरह से, मैंने आपको एक टाइम टेबल दे दिया, इस तरह से मैंने आपसे ये किया, आप एक अपना एक्शन प्लान बनाइए कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक मैं वो वीडियो करूंगा, वो एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो क्वेश्चन बैंक करूंगा, उसको आप टिक करते चले जाइए और आप ये देखेंगे कि अगर आपने करीब करीब सारे के सारे इनको टिक कर दिया तो आपके 300 प्लस नंबर बायोलॉजी में आ जाएंगे, बायोलॉजी में आपके 300 प्लस नंबर आ जाएंगे। अब एक और बच्चे की बात करते हैं, वो ये कहता है कि सर मैं अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हो सकता है जनवरी से इस काम को शुरू करूं। तो हम ही लोग जनवरी में एक क्रैश कोर्स कराएंगे, इस क्रैश कोर्स में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2 चीजें हैं, एक तो मैंने कहा ड्यूरेशन, दूसरा मैंने कहा टाइम पर डे। अगर आप टाइम पर डे कम करना चाहते हैं तो ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, और अगर आप छोटे ड्यूरेशन में किसी काम को करना चाहते हैं तो टाइम पर डे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन इसके बावजूद क्रैश कोर्स में आपने क्लासेस करी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़नी चाहिए। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो फैक्ट शीट्स हैं, सारी की सारी फैक्ट शीट्स हैं, जिसमें कम से कम नहीं तो 90 में से 40 क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं फैक्ट्स में से आएंगे। ये फैक्ट शीट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। करीब सारे पीवाईक्यू आपको कर लेने चाहिए। पिछले 6 से 7 साल में जो पीवाईक्यू आए हैं, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि हमें पता है, इसीलिए हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन बेटे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एफर्ट आपके पार्ट पर भी चाहिए।
आपके पार्ट पर भी चाहिए, आपका पैशन है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी वजह से आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। हर चीज का तरीका है, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट जरूर करिए कि इतना काम मैं जरूर करूंगा, ये मेरी केवल इच्छा नहीं है, मैं इसके लिए काम भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल चाहता हूं, मैं तैयार हूं कुछ आहुति डालने के लिए, कुछ टाइम के लिए। हाँ, इस स्ट्रेटजी से वो रास्ता आपका मैं क्या कर दूंगा बेटे, काफी आसान कर दूंगा। आप इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पर चलने से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप कहते हैं कि सर मेरी फैक्ट शीट नहीं बन रही है, हम बना करके दे देंगे, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए। हम आपको बेटे टेस्ट सीरीज दे देंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट PYQ उनको एक्सप्लेन कर देंगे, पर देखना आपने होगा बेटे, वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ताली दोनों ही हाथों से बजती है, तो ये जो है हम दोनों मिलकर के कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कमिटमेंट कीजिए, आपके टाइम, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कंस्ट्रेंट के हिसाब से वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। उम्मीद है आप इस सेशन से काफी बड़ा एक सबक ले रहे होंगे। अब होता यह है कि एक ही स्ट्रेटजी सबके लिए काम नहीं करती, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने ये वीडियो देखा, आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे ये लिख के भेजिए कि आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्वालिफिकेशन में आपकी समस्या क्या आ रही है। अगर इस तरह की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप वो मुझको लिख करके भेजिए, हम उनको फिर एनालाइज करके जो आपका फीडबैक है एक और सेशन कर लेंगे, ताकि आपकी जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात की जा सके। आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे, आसानी से क्वालिफाई करने के लिए, आसानी से अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप थोड़े बहुत नंबर से गवर्नमेंट सीट में रह रहे हैं तो वो पुश भी आपको यहां से मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन प्लीज सबसे पहले अपना फीडबैक दीजिए, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या है। कभी भी अगर किसी चीज का डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जब आप जाके कहते हैं बुखार है, तो बुखार बेटे हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस में हो सकता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को यह समझ में आ जाता है कि बुखार के पीछे कौन सा इंफेक्शन है, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक दवाई दे देंगे। द ट्रीटमेंट पार्ट देन बिकम्स इजी। ट्रीटमेंट तब प्रॉब्लम होती है जब ये ना समझ में आए कि बुखार किस वजह से हो रहा है। और क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, ईमानदारी से अपने आप से बात कीजिए। अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो भी अपने आप से बात कीजिए कि ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने मेहनत नहीं करी, लेकिन ईमानदारी की बात यह भी है कि मैं अगर मेहनत करूंगा और इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा तो मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। इस सेल्फ बिलीफ को अपने साथ रखिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए इस प्लानिंग में। मैंने जैसा कहा, प्लीज तीसरी बार कह रहा हूं, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। आगे आने वाले क्रैश कोर्स, ये फैक्ट शीट आपको चाहिए, आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपको फैक्ट शीट भेजना शुरू करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा आपका एसोसिएशन हो सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। जो भी आपके विचार हैं जरूर लिखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा। थैंक यू सो मच।